डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू डी। तो यहाँ पर m1 पार्टिकल जैसे m2 स्टार क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर घूम रहा है तो क्या r2 रेडियस का सर्कल में घूम रहा है। हाँ सर। और m1 इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो m1 घूम रहा है r1 रेडियस का सर्कल में। हाँ ठीक है, अब अगर सर्कल में घूम रहा है तो डेफिनेटली एक फोर्स हमको चाहिए जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे। क्या वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम अगर मान लो किसी भी एक पार्टिकल के लिए लिखें, सो लेट अस से फॉर पार्टिकल m1, तो m1 के लिए मैं लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा g m1 m2 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा नीचे, r1 स्क्वायर नहीं आएगा, r1 स्क्वायर नहीं आएगा नीचे, d स्क्वायर आएगा। हाँ सर। इक्वल टू m1 इनटू, अगर मान लो आपको स्पीड निकालना है तो आप v स्क्वायर बाय r1 कर सकते हो, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो आप ओमेगा स्क्वायर r1 कर सकते हो। ठीक है, सर्कुलर मोशन जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें नया चीज तो नहीं है। ओमेगा दोनों पार्टिकल का सेम होगा या डिफरेंट होगा। सेम होगा। ओमेगा दोनों का सेम रहेगा, तो आप अगर चाहो तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, आप अगर इसको ओमेगा 1 ले रहे हो और अगर मैं m2 के लिए लिखूंगा तो फोर्स इस पर अगर यही सेम फोर्स लग रहा है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इक्वल टू m2 ओमेगा 2 स्क्वायर r2। तो ये चीज यहाँ से देखो ध्यान से, क्या m1 r1 का वैल्यू और m2 r2 का वैल्यू सेम है। हाँ सर। यहाँ से इस इक्वेशन से बोल सकते हो कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट से भी बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 आ रहा है, एलएचएस का टर्म तो दोनों तरफ सेम है, दोनों जगह सेम है। हाँ सर। ठीक, तो ओमेगा अगर दोनों का सेम आ गया तो टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। क्या दोनों का स्पीड सेम होगा या अलग अलग होगा। अलग होगा। स्पीड अलग अलग होगा, तो टाइम पीरियड यहाँ पे दोनों के लिए सेम आना चाहिए। तो जैसे मान लो कि m1 स्टार अगर किसी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ है और इसका स्पीड है v1, तो m2 मास का जो स्टार होगा इसका स्पीड इस इंस्टेंट पे ऊपर की तरफ होगा या नीचे, नीचे नीचे होगा। ओमेगा का डायरेक्शन सेम तभी रहेगा, है ना। तो सेंस सेम है, दोनों ही क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा। समझ में आ रही है चीज? बस यही क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में यही है, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आया कि डायरेक्ट टाइम पीरियड में आपको कंपैरिजन करवाया, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉल है या इक्वल है, ये सब कंपैरिजन। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, यही आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन में। किसी भी पॉइंट में डाउट है तो बोलो। सर अगर कोई सैटेलाइट या एक प्लैनेट रिमोट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में और सडनली सर्कुलर ऑर्बिट को मतलब सडनली सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर लेता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो सैटेलाइट घूम रहा था, सडनली रोक दिया उसको, तो प्लैनेट पे गिर जाएगा के स्ट्रेट नहीं लाइन। मतलब रोक नहीं दिया सडनली, मतलब वो ऑर्बिट छोड़ के स्ट्रेट लाइन मोशन कर नहीं, वो एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है कि सडनली ग्रेविटी लगना, फोर्स लगना ही बंद हो गया। मतलब जिस प्लैनेट के अबाउट घूम रहा था सैटेलाइट, अचानक से प्लैनेट गायब हो गया, तो सब हाइपोथेटिकल चीज है। क्वेश्चन बनाने को तो बनाया जा सकता है उस पे। क्वेश्चन डेफिनेटली अभी क्वेश्चन आएगा आपके, क्वेश्चन अभी चैप्टर खत्म हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसको सर। अगर मतलब वेलोसिटी देके ऐसा नहीं करा जा सकता ऊपर से एक्सटर्नल वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी देके नहीं करा, नहीं वेलोसिटी देके नहीं कर सकते, ठीक है क्योंकि जो भी पाथ हम लोग पढ़े उसमें तो कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं था। हाँ सर। स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा ऐसे। स्टार्ट करें क्या हम लोग, फिर एसएचएम का कुछ बेसिक कांसेप्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। तो वापस से जितना भी मैकेनिक्स अभी तक आपने जितना तक पढ़ा है ग्रेविटेशन के एंड तक, स्टार्टिंग फ्रॉम वेक्टर्स, उसमें सब कुछ यूज करेंगे हम लोग एसएचएम में। सर ठीक है, हाँ। सर एस्ट्रोनॉमिकल पैराडॉक्स में जब सैटेलाइट प्लैनेट के क्लोजर आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों कर रहा है। स्मॉल आर का वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ सर। तो माइनस gm1 m2 बाय आर होता है ना। हाँ सर। तो स्मॉल आर डिक्रीज हो रहा है, तो दिस टर्म इज इंक्रीजिंग बट माइनस साइन, अच्छा माइनस साइन है यहाँ पे तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बोल रहे हैं। हाँ सर। डिक्रीज होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से ग्राफ है, तो इट विल डिक्रीज। हाँ, उसको लिख लो वापस, इसको सही बोला है, कहाँ गया। पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, आर इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज। कोई बता सकता है मेरे को कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। सर एक मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो। हाँ, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, सही है। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में एक मोशन रिपीट होना चाहिए। तो ये जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। टाइम पीरियड बहुत कम मोशन होता है सर, टू एंड फ्रो मोशन होता है। सो इट इज बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सो ऑसिलेशन जब हम लोग बोलते हैं तो यूजुअली एक स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं भी है तब भी इतना स्मॉल आर्क फॉर्म होता है कि उस आर्क को आप अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन की तरह डील कर सकते हो। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज द मीन पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको एमपी ऐसे लिख रहा हूँ। सो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं दिस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ मीन पोजीशन। देखो इसको समझो यहाँ पर, मान लेते हैं ये वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्योंकि जब आप ऑसिलेशन का बात कर रहे हो तो ऑसिलेशन का मतलब है कि पार्टिकल अगर इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्लेस करो तो वापस से तो आना चाहिए ना घूम के मीन पोजीशन पे। हाँ सर। वैसे आप लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करो तो अगेन ये राइट की तरफ वापस आना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ वापस आना चाहिए, तभी ऑसिलेशन होगा। तो किसी भी पोजीशन पे, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होता है, दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, सो अ फोर्स विच इज बेसिकली रीस्टोरिंग इन नेचर, इसको रीस्टोरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स इसको वापस से मीन पोजीशन पे लेके आएगा। सो रीस्टोरिंग इन नेचर ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सर इस फोर्स का मतलब ऐसे रीजन क्या होता है ऐसे लगने का।
जैसे स्प्रिंग लगा हुआ है अगर एक ब्लॉक में, तो स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा उसको नेचुरल लेंथ पे लेके आना चाहता है। हाँ सर। ठीक है, तो ये फोर्स मतलब आया कैसे? यूजुअली हम लोग स्प्रिंग का बहुत यूज करेंगे। तो अभी तक आपने मैकेनिक्स में आप ध्यान दो, कभी भी स्प्रिंग बहुत ज्यादा यूज नहीं किए, वर्क पॉइंट चैप्टर में थोड़ा बहुत किए थे। ठीक है, अब अगर फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है तो क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा? हो गया? हाँ सर। हाँ सर। डायरेक्शन में नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब मेन पोजीशन जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है? ये होता है, हाँ सर। ठीक है। और नेट फोर्स जीरो बोलो या फिर एक्सेलरेशन भी जीरो बोल सकते हो यहाँ पर, है ना, एक्सेलरेशन भी जीरो बोल सकते हैं। सो मेन पोजीशन फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं हम लोग? पार्टिकल पे नेट फोर्स को आप जीरो कर दो तो आपको मेन पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, राइट की तरफ की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आप राइट की तरफ लिखो, लेफ्ट की तरफ लिखो, एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि एम्पलीट्यूड इज -2। एम्पलीट्यूड वहां पर आपको बता रहा है मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूरी तक एक पार्टिकल जा सकता है। ठीक है, सो ये जो दो पॉइंट्स है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज आल्सो द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या? यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जीरो होना चाहिए, हाँ सर। है ना, क्योंकि ये तो टर्निंग पॉइंट हो गया ना, पार्टिकल इधर आया और फिर घूम के चला गया यहाँ पे, ये तो एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, या फिर आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ठीक, सो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है पार्टिकल पे, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेट फोर्स जीरो करके। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो ये जो ऑसिलेट, जो फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो फोर्स पार्टिकल पे लग रहा होगा, दिस फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, माइनस ऑफ सम कांस्टेंट k इनटू x पावर n। इस नेचर का फोर्स होगा वेयर n इज ऑड इंटीजर्स। तो जब इस तरीके का फोर्सेस पार्टिकल पे लगता है तो वो एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है। अब सोचो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी? क्योंकि पीरियोडिक मोशन में जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, बट ऑसिलेशन में बोलते हैं इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, उसको क्या बोलोगे, पीरियोडिक या ऑसिलेटरी? पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सो ऑसिलेटरी मोशन के लिए यूजुअली स्ट्रेट लाइन मोशन होता है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करता है। तो पीरियोडिक मोशन को आप बोल सकते हो ऑसिलेटरी मोशन, सारा पर्टिकुलर केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो इस तरीके के फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दिस k इज द पॉजिटिव कांस्टेंट एंड दिस x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जब हम बोल रहे हैं तो कहां से डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर केस में हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो ये सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल फोर्स का इक्वेशन हो सकता है, माइनस ऑफ kx, ये वाला। इससे सिंपल तो नहीं कर सकते, इनका वैल्यू 1 रखेंगे, उससे कम तो होगा नहीं। समझ में आ रही चीज? हाँ सर। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप सबसे सिंपलेस्ट नेचर ऑफ फोर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो इस फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब ये फोर्स, ये इक्वेशन एक पार्टिकल पे लग रहा होता है, ये फोर्स लग रहा होता है, देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर हाँ। सर यहाँ पे जो x इक्वल्स टू माइनस kx और n सर, ये क्या जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो है? हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स है ये। इसलिए क्या ऐसे डिफाइंड है जो n सर ऑड नंबर होगा? हाँ, n ऑड नंबर के लिए डिफाइंड है, क्योंकि अगर n का वैल्यू इवन हो गया तो फिर ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलेगा ना। अच्छा हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अगर फोर्स ये n का वैल्यू इवन हो गया तो राइट की तरफ जाओगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे, फोर्स का डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा, जबकि डायरेक्शन तो बदलना चाहिए ना फोर्स का। क्यों सर इवन होने से क्यों नहीं बदलेगा डायरेक्शन? कैसे बदलेगा? जैसे मान लो कि आप x का वैल्यू को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, तब भी x का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करोगे तो फोर्स का वैल्यू तो वही, मतलब साइन तो वही रहेगा, साइन तो चेंज होगा नहीं। अच्छा हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो इस तरीके का फोर्स क्या, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग फोर्स है हाँ सर। है ना। स्प्रिंग फोर्स ही था kx, और वो हमेशा किधर लगता था, उसका नेचुरल लेंथ वाला जो पॉइंट था उस तरफ लगता था। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, इसलिए स्प्रिंग का यहाँ पे बहुत ह्यूज एप्लीकेशन है। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, जो फोर्स का इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, फोर्स इक्वल टू मैं माइनस k इंटू एक्स लिख रहा हूँ, तो क्या मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ? एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर x को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, दिस इज अ फोर्स, बट में ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, बट हम लोग उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा नहीं रहे, बट साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव चूज करना है, को नेगेटिव चूज करना है। हम लोग यहाँ पे साइन वेक्टर साइन लगाते नहीं ऊपर, ठीक है, वो बट आपको ध्यान रखना है, आपको बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए वो चीज। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम लोग माइनस ऑफ k बाई m इंटू एक्स लिख सकते हैं, ये है। और k बाई m एक कांस्टेंट टर्म है, सो इसको हमने एक नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर। तो देखेंगे ये ओमेगा यहाँ पे कैसे आया, तो ये ओमेगा भी एक कांस्टेंट है k, व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x आ जाता है। सो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली? हम लोग उस पार्टिकल पे कोई भी जनरल पोजीशन पे, जब मैं जनरल पोजीशन बोल रहा हूँ मतलब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन को इंक्लूड नहीं करके कोई भी जनरल पोजीशन पे पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और अगर उस पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, है ना, फोर्स इक्वल टू माइनस kx मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, ये हो रहा है ना, जो पार्टिकल पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है एनी जनरल पोजीशन, ये प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, देन वी कैन से दैट द मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल वे होगा हमारे पास एक मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं उसको फाइंड आउट करने का। क्लियर है यहाँ तक? सर f प्रोपोर्शनल टू x माइनस x। माइनस तो आपको बस ये बता रहा है कि देखो यहाँ पर x का जो डायरेक्शन है, x का डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एक भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है क्या वो डिस्प्लेसमेंट का हमेशा ऑपोजिट है। हाँ सर। माइनस साइन आपको वही बता रहा है कि इट इज उसका डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगेगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पर इस एक्सेलरेशन वाले टर्म को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, या फिर आप इसको लिख सकते हो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो SHM रिप्रेजेंट करता है। सो एनी वैल्यू ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एनी सर हम लोग फंक्शन ऑफ k x, बाई m को ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखते हैं, नॉट इक्वल है?
ओमेगा लिखे उस पे जैसे थोड़ा सा रुको, 1-2 दिन और टाइम लगेगा कि ओमेगा कैसे आया, अगले क्लास में पता चलेगा। ठीक है, सर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। मतलब यहाँ तो कुछ रोटेट टू एंड फ्रो मोशन लगा था एंगुलर टर्म। हाँ, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन है तो इसलिए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब एक गिवन पॉइंट को एक सेकंड में कितनी बार क्रॉस कर रहा है पार्टिकल, है ना, तो उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी का अलग-अलग सिंबल्स नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन लग रहा है। हम लोग फिजिक्स में दोनों को ही ओमेगा लिखते हैं। ठीक है सर, समझ गया। सो एनी फंक्शन व्हिच satisfies this relation is an equation of SHM। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आपको बहुत बार आगे मिलने वाला है, थ्रू आउट द क्लास 12 तो आपको स्पेशली बार बार मिलेगा। अब यहाँ पर x कोई भी पैरामीटर हो सकता है, यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे और तो x की जगह वेलोसिटी हो सकता है, x की जगह एक्सेलरेशन हो सकता है, x की जगह चार्ज हो सकता है, x की जगह करंट हो सकता है, ठीक है, x की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x। समझ में आ रहा है बात? x कैन बी एनी पैरामीटर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग x को डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। समझ में आया कई पॉइंट पर? हाँ सर। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन या कोई भी x का फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इट मस्ट बी एन इक्वेशन ऑफ SHM। तो आपको कैसे, आपको क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछेगा, आपको डिफरेंट फंक्शंस लिख के दे देगा x का। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा SHM है। तो आप क्या करोगे, 2 बार x का फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और देखो कि वो प्रोपोर्शनल टू अगेन x के प्रोपोर्शनल आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो एक बहुत कॉमन सा सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, एक जनरल सॉल्यूशन इसका, इसको सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके मैथ्स के सिलेबस में है नहीं, तो इसको सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे कि कैसे आ रहा है। तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर ये जो ओमेगा है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू सबका सेम रहता है, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर इसका अज्यूम करेंगे। अब इस जनरल सॉल्यूशन में मेरे को बता सकते हो कौन सा पैरामीटर आपको पहले से मालूम होगा? ए फाई टी a phi t, एक a और phi t पता। अगर मैं आपको ये इक्वेशन लिख के दे दूं तो क्या a और phi पता है क्या आपको यहाँ पे? नहीं सर ओमेगा पता नहीं है। सर ओमेगा 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 एक नोन क्वांटिटी। आप ये इक्वेशन अगर निकालो, आप किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स निकालो, रिस्टोरिंग फोर्स, वहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और फिर जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा आपको मिल जाएगा। अननोन क्वांटिटीज क्या क्या जो हमको निकालना रहेगा, वो है एम्पलीट्यूड और एक है फाई का टर्म। तो यहाँ फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो x हम लोग लिख रहे हैं, दिस x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है ये, और ये डिस्प्लेसमेंट कहां से है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। ये जो टोटल टर्म है, दिस टोटल टर्म इज कॉल्ड एज फेज एंड दिस फाई इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज। देखो इस पूरा फेज का जो एक्सप्रेशन है, फेज मतलब ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें मैं टी को 0 पुट कर दूं तो क्या ये पूरा फेज का वैल्यू क्या फाई बन जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज हम इसको क्यों बोलते हैं, बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था और क्या कर रहा था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है इनिशियल फेज। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर था उसके बारे में आपको बताता है। तो यहाँ पे सोचो, जब आप ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे हो तो क्या यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि पार्टिकल कहां पर है इनिशियली, हाँ सर। है ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि देखो यहाँ पर सपोज पार्टिकल मीन पोजीशन पे था टाइम t इक्वल टू 0 पे और राइट की तरफ जा रहा था, और एक केस में लेता हूं कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे ही था लेकिन लेफ्ट की तरफ जा रहा था। ये दोनों सेम केस है या डिफरेंट केस है? डिफरेंट केस है। ऑल्दो पार्टिकल सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, t इक्वल टू 0 पे, दोनों केस में मीन पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी डिफरेंट केस है क्योंकि मीन पोजीशन पे तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है ना। तो फाई आपको यही बताता है कि पार्टिकल कहां पर था और किस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, सो इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है हमको, हम अगर एक जनरल सॉल्यूशन अज्यूम कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड का टर्म भी हमको मालूम नहीं है, ये हमको निकालना है, और फाई का टर्म भी हमको मालूम नहीं है, ये निकालना है। ठीक है, ओमेगा आपको मालूम होगा, तो कैसे निकालोगे ए और फाई, इक्वेशन तो एक ही है, तो सॉल्व कैसे किया जाए, ध्यान से समझो। यहाँ पे कभी भी जनरल सॉल्यूशन अज्यूम करते हो, एम क्या रहता है, ए का वैल्यू एम्पलीट्यूड निकालना और फाई निकालना। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो इसको हाँ सर। डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। हाँ सर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। तो t इक्वल टू 0 पे आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट आपको मालूम रहेगा, आपको पार्टिकल का स्पीड मालूम रहेगा। सो दीस आर कॉल्ड एज, दीस विल बी द नोन पैरामीटर्स। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 में आप टाइम t इक्वल टू 0 पुट करो, x का वैल्यू आपको मालूम रहेगा, स्पीड का वैल्यू आपको मालूम रहेगा, तो क्या दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप a और फाई का वैल्यू निकाल सकते हो? होगा क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो नोन पैरामीटर्स है, t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यूज हमको मालूम होता है, these are, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशंस का यूज करके हम लोग a और फाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया क्या यहाँ पर? तो कभी भी आपको फिजिक्स में ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए, d स्क्वायर x dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस नेचर का इक्वेशन दिख जाए, तो आप हमेशा उसका एक जनरल सॉल्यूशन ऐसा अज्यूम कर सकते हो। तो ये अगला 1 साल तक जो 12th में हम लोग बार-बार करेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसको यूज करेंगे हम लोग आगे। अब देखो स्लाइड से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं चीजों का। लेट अस से द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज दैट, इसका x कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू x0। मैं इस डायरेक्शन को x एक्सिस बोल रहा हूं। ठीक है, मीन पोजीशन अब मैंने बोल दिया x0 पोजीशन पे, x0 कोऑर्डिनेट पे। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में स्मॉल x क्या था, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, स्मॉल x क्या है, जो इक्वेशन हमने लिखा है सिस्टम का, इसमें स्मॉल x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है। तो कोई भी मैं जनरल पोजीशन पे अगर पार्टिकल को अज्यूम करूंगा तो क्या इस डिस्टेंस को, इस वैल्यू को हम लोग x बोल रहे हैं, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ सर। ठीक, लेकिन अगर मैं इस तरह से बोलूं कि मान लो पार्टिकल पॉइंट P पर प्रेजेंट है, एनी जनरल पॉइंट P, एंड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है xp, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया xp माइनस x0? हाँ सर। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ SHM क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। ठीक, तो x को मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, xp माइनस x0। सो xp which is the coordinate of the particle at any time t, ये xp क्या बना, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, xp इज द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। इक्वेशन जो है SHM का इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, SHM का इक्वेशन आपको बता रहा है कि कोई भी t टाइम पे पार्टिकल का मीन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये बता रहा है ना इक्वेशन।
हाँ सर। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल के पार्टिकल का कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हूं, देन xp कैन बी रिटन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन प्लस a sin ओमेगा t प्लस phi। लिख सकते हैं कैसा? हाँ। ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन है। अगर आप बहुत थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो उस टाइम पर ये इक्वेशन मिलता है एसएचएम का। तो एसएचएम का इक्वेशन में वहां पर ये जो xp है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सोचो क्या मैं कोऑर्डिनेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें निकाल सकता हूं अब? अगर मेरे को मेन पोजीशन का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो क्या मैं पार्टिकल का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? हाँ सर। ठीक है, ध्यान से समझो कैसे हम लोग चीजों को अज्यूम करते हैं। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते करते आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x माइनस 3। क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है? हाँ सर। है ना? आपको ये तो बोलेगा कि एसएचएम का इक्वेशन के लिए तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x आना चाहिए था, यहाँ तो प्रोपोर्शनल टू x माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, ये भी एसएचएम का इक्वेशन है। ये बहुत एक बड़ा ब्लेंडर होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर x माइनस 3 आ रहा है, तभी ये एसएचएम का ही इक्वेशन है। लेकिन अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या अज्यूम करोगे आप? सर x equal to 3 plus x इक्वल टू 3, या फिर बेसिकली जो x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ सर। हाँ फिर सर क्या x इक्वल टू 3 या जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन। हाँ सर। हाँ समझ सर। में आ रहा है? तो ये एक्सप्रेशन भी एसएचएम का ही इक्वेशन है। ऐसा नहीं है कि एसएचएम का इक्वेशन नहीं है। दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस x माइनस 3 इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और अगर आपको किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट लिखना है, ये क्या बन गया? दिस इज द x कोऑर्डिनेट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट और कोऑर्डिनेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दिस विल बी 3 प्लस a sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, तो ये 3 क्या है यहाँ पे? दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन। सर हाँ। ओमेगा टी प्लस 5 फेज होता है, फेज का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? फेज भी वही चीज है। फेज आपको ये बताता है कि पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं है, वो सब इन्फॉर्मेशन देता है। और फाई इनिशियल फेज आपको स्पेसिफिकली t इक्वल टू 0 पे बताता है कि पार्टिकल कहाँ पे है। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। तो इक्वेशन के बारे में समझ में आया, एसएचएम का इक्वेशन कैसे अज्यूम करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या करेंगे। हाँ सर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, देखो एक पार्टिकल सपोज ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है, पार्टिकल इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। अब हम लोग जो फोर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के इनटू एक्स। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस है ना, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब देखो कोई भी जनरल पॉइंट अगर मैं देखूं और किसी भी जनरल पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड अगर v है, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पे, मतलब कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है x, तो x डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल का स्पीड है v। तो इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स हमारे पास, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है हमारे पास, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को v dv by dx लिख सकता हूं? हाँ सर। ठीक है, सो v dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x dx। ओमेगा एक कांस्टेंट टर्म है ना, एक गिवन मोशन के लिए ओमेगा कांस्टेंट होता है। मेरे को अगर ये निकालना है कि किसी भी जनरल x कोऑर्डिनेट पे x डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, तो लोअर लिमिट क्या पुट करते हैं हम लोग? लोअर लिमिट वो पुट करते हैं जो हमको मालूम होता है। तो बताओ कहां पे स्पीड आपको मालूम है? एक्सटर्नल पॉइंट पे। extreme एक्सट्रीम पे position मालूम है। एक्सट्रीम पे मतलब क्या? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया a, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हाँ हैं हम सर। लोग, और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है 0। तो x इक्वल टू a पर वेलोसिटी डेफिनेटली 0 है। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है पूरा एसएचएम चैप्टर में। ये इक्वेशन आपका बहुत हेल्प, मतलब कैलकुलेशंस बहुत इजी कर देता है। देखो x का वैल्यू पुट करते जाओ, आपको स्पीड मिलता जाएगा पार्टिकल का एसएचएम में। लेकिन ये इक्वेशन में x स्क्वायर का टर्म आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो पोजीशन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, इस पोजीशन पे पार्टिकल राइट की तरफ जाए या लेफ्ट की तरफ जाए, दोनों केस में ही स्पीड सेम होगा। हाँ सर। हाँ। है कि नहीं? इसी तरह से यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं x डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ लेता तब भी क्या यहाँ पर हमारे को स्पीड सेम मिलता। हाँ सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन बता रहा है कि x डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड क्या होगा। तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट आप राइट की तरफ लो मीन पोजीशन से, या लेफ्ट की तरफ लो, दोनों जगह स्पीड सेम आएगा। राइट की तरफ जाए या फिर लेफ्ट की तरफ जाए, उस पॉइंट को क्रॉस जब भी करे तब भी स्पीड हमेशा सेम रहेगा। सर हाँ। सर अगर वो जनरल सॉल्यूशन आया था उसको अगर डिफरेंशिएट करते तो ये वाला एक्सप्रेशन ला सकते थे। हाँ बिल्कुल आएगा, एक्सप्रेशन वहाँ से भी आएगा। आपके पास x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 है। मैं पूरा ओमेगा t प्लस, ठीक है ओमेगा t, मैं 5 को भी नहीं लिख रहा, मान लो 5 0 है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx by dt मतलब a ओमेगा cos ओमेगा t, है ना? तो cos ओमेगा t को क्या लिख सकते हो? cos ओमेगा t इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यही आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर आपसे मैं ये पूछूं कि वेलोसिटी वर्सेस x का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कैसा नेचर का ग्राफ होगा? ellipse सर्कल होगा, एलिप्स होगा ये। अच्छा, अगर मान लो इधर मैं x प्लॉट कर दूं और इधर वेलोसिटी प्लॉट कर दूं, तो ये एक एलिप्स होना चाहिए। तो सर ये क्वेश्चन जेटीस में आया था। हाँ? ये क्वेश्चन ना जेटीस में आया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। हाँ ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में भी आता रहता है। इस तरीके से एक एलिप्स बनेगा जहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स मेरे को बता दो, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है? ये वाला पॉइंट कितना कोऑर्डिनेट है इसका? a comma 0 a, 0, इसको x इक्वल टू a लिख रहा हूँ, ये माइनस a हो जाएगा। हाँ और सर। ये वैल्यू वैल्यू कितना है यहाँ पर? x इक्वल टू 0 करेंगे तो ओमेगा ओमेगा मैक्सिमम स्पीड कितना हुआ पार्टिकल का? ओमेगा है ना, ओमेगा। ओमेगा मैक्सिमम स्पीड हो गया। तो मैक्सिमम स्पीड कब मिलेगा हमको? जब पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा, तब इसका स्पीड क्या मैक्सिमम होगा, हाँ सर। है ना? तो ये मीन पोजीशन को क्रॉस करे तो स्पीड मैक्सिमम होगा, उसको आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे मैं अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल को रिलीज कर दूं तो स्पीड 0 है। अब हमको पता है कि पार्टिकल पे फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, तो जब तक ये मीन पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता तब तक एक्सेलरेट करता रहेगा। हाँ सर। तो स्पीड तो बढ़ता रहना चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड आएगा हमारे पास मीन पोजीशन वाले पॉइंट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू a ओमेगा एट मीन पोजीशन। अब ये चीज क्लियर है कि राइट की तरफ जाए या लेफ्ट की तरफ जाए, दोनों केस में मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ में आई चीज? सो एक्सट्रीम हाँ। पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, क्या मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्सिमम? हाँ सर। हाँ सर। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं किसी भी पोजीशन पे, पार्टिकल का मास अगर है मैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन। सो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये होगा हाँ सर। क्या? ये पैराबोला का इक्वेशन है।
हाँ सर। ठीक है, तो अगर हम x वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएं तो क्या ये पैराबोला एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है मीन पोजीशन पे आना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशंस पे दीस आर द एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट्स, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ऐसा एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा ये, होगा क्या ये? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट, अगर मीन पोजीशन के बारे में याद करो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है? हाँ सर। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी याद है माइनस के एक्स, मतलब स्प्रिंग के जैसा फंक्शन है, तो स्प्रिंग में क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर था? हाँ सर। ठीक, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल मतलब मैं किसको बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ये एक रेफरेंस वैल्यू है, दिस विल बी आवर रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हो किसी भी पोजीशन पे तो एक रेफरेंस चाहिए हमको। हाँ सर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है रेफरेंस जीरो, आपका मर्जी, आप इसको जीरो ले सकते हो, रेफरेंस आप कहीं पर भी ले सकते हो, हम लोग मीन पोजीशन पे यूजुअली कंसीडर करते हैं यहाँ पर। सो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस मतलब मीन पोजीशन पे, विच इज द मिनिमम वैल्यू प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, बोल सकते हैं ऐसा। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर आएगा, एट मीन पोजीशन, ये होगा। तो इसको जीरो भी ले सकते हैं, इसको कोई वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो, उससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। बोले यहाँ तक कोई डाउट है तो समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यू मिनिमम, सपोज लेट अस टेक यू मिनिमम इक्वल टू 0, if u minimum equal to 0 then potential energy at any displacement x will be equal to half k x square। क्या k का वैल्यू को मैं m ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर मैंने किसको अज्यूम किया था, k by m को। हाँ सर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडरिंग द, आपसे ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो कि एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आप उसको जीरो बोल दोगे तो एक्चुअली इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, मिनिमम आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो जीरो उसमें से एक पॉसिबल सोल्यूशन है, एक पॉसिबल वैल्यू है, तो यूजुअली हम लोग उसको जीरो अज्यूम कर लेते हैं, बट आप जीरो नहीं भी अज्यूम कर सकते हो। तो अगर मैं जीरो अज्यूम कर लूँ तब ये एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन है? हाँ सर। हाँ सर, अपवर्ड ओपनिंग। अपवर्ड ओपनिंग, और क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, एक्स का वैल्यू लार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी लार्ज होगा, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन पोजीशन, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमको मैक्सिमम मिलेगा एक्सट्रीम पोजीशंस पे। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम वैल्यू जो उसको मैं जीरो कंसीडर करके अगर एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूँ तो इस तरीके का एक ग्राफ मिल सकता है। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आएगा ये? बोलो समझ में आ रहा है क्या ये सब? हाँ सर। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा किसी भी जनरल पोजीशन पे अगर हम लिखेंगे, तो दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन x प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन x, ऐड करोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x पर वाला टर्म कट जाएगा। हाँ सर। सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्या ये कांस्टेंट आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहे हैं पे रेफरेंस पे, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो सेम लेवल पे आकर एंड करता है, ठीक है, सेम लेवल पर एंड करेगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का आप अगर ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट रहेगा, तो दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी E। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? आप देखो इसको चेक कर सकते हो, मैंने क्यों यहाँ पे सेम पोजीशन पे दोनों ग्राफ को यहाँ पर एंड किया है, क्योंकि आप देखो x इक्वल टू 0 वाले पोजीशन पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हर जगह सेम होना चाहिए, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का भी यही वैल्यू आएगा ना, x का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन वाला पॉइंट पे रहेगा, पार्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट 0 है उसका। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर एंड करते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा एम रहेगा इस चैप्टर में टाइम पीरियड कैलकुलेट करना ऑसिलेशन का। टाइम पीरियड के लिए निकालना रहेगा ओमेगा। ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, दो मेथड होगा हमारे पास, या तो आप पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स निकाल लो किसी भी जनरल पोजीशन पे, मतलब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पे नहीं निकालना है, किसी जनरल पोजीशन पे पार्टिकल पे फोर्स निकालो, अगर वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाता है मीन पोजीशन से तो एक एसएचएम का इक्वेशन है। तो अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया तो मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा, है ना। तो इस एसएचएम का इक्वेशन से कंपेयर करके आप ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बता सकते हो। जैसे मान लो आपने सॉल्व किया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 3x आ गया माइनस 3x आ गया, तो ये 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू मिल गया तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, वहां से हम निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जनरल पोजीशन पे मैं पार्टिकल का टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लूं। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमको पता है कि हमेशा कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस रेजिस्टिव फोर्सेस हम कंसीडर नहीं करेंगे, तब फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहना ही चाहिए। ठीक है, तो किसी जनरल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख लेंगे, और अगर वो कांस्टेंट है तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं एनर्जी का एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या उसका डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 किया जा सकता है? हाँ सर। टोटल एनर्जी आपने लिख लिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अब डी ई बाई डी टी को आप 0 कर सकते हो ना। हाँ सर। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग अप्रोच करके फाइनली एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स तक पहुंच सकते हैं। तो दो मेथड है, अब बात ये है कि कौन सा मेथड का यूज करना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, जितने क्वेश्चंस बनाओगे उसी से पता चलेगा। तो कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन मैक्सिमम 90% क्वेश्चन दोनों अप्रोच से बनेगा, है ना, और बाकी का 10% ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, लेकिन उसको बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी पर्टिकुलर मेथड से। अब जब आप दोनों मेथड से बनाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्स मेथड से 2 लाइन में आंसर आ रहा है और एनर्जी मेथड से 1 पेज लग जा रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो एनर्जी मेथड से 1 लाइन में आंसर आ जाएगा, फोर्स मेथड से 2 पेज लग जाएगा आपको। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, इसका कोई रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? हाँ सर। तो इसको यहाँ तक करते हैं, फर्दर टाइम भी आपको जो अभी टाइम मिलेगा एक वीक का गैप, उसमें अगर एसएचएम चैप्टर पे आपको कमांड रखना है, ठीक है, कोई भी चैप्टर जब तक एसएचएम चैप्टर नहीं पढ़ लेते हैं तब तक क्लास 11 में सबसे टफेस्ट चैप्टर लगता है रोटेशन, जब आप एसएचएम पढ़ लोगे तब आपको रोटेशन भी इजी लगने लगेगा।
समझ रहे हो बात? आप एसएचएम जब पढ़ लोगे तो फिर आप बोलोगे कि सर रोटेशन थोड़ा इससे इजी था। अच्छा सर, क्यों easy था? रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है आप बोल रहे हैं? रिलेटिव है, मतलब एसएचएम रोटेशन से कंपैरेटिवली टफ है। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि एसएचएम इज द टफेस्ट चैप्टर इन फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, और उसका रीजन ये है क्योंकि एसएचएम चैप्टर में पूरा सिलेबस यूज हो सकता है। एक क्वेश्चन में पूरा सिलेबस यूज हो सकता है आपका फिजिक्स का। ठीक है, चाहे आप 12th का भी चैप्टर को ऐड कीजिए, पूरा सिलेबस पूरा सिलेबस ऐड हो सकता है। मतलब हर कोई भी एक चैप्टर आप मेरे को बताओगे, मैं उसमें आपको एसएचएम ऐड करके दे सकता हूँ। मतलब उस चैप्टर के बेसिस पे आपको एसएचएम का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो इसलिए ये चैप्टर इसलिए टफ लगता है क्योंकि इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाकी चैप्टर्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम जो आपको इस वीक करना चाहिए, एक बार स्प्रिंग फोर्सेस का कांसेप्ट को गो थ्रू करो। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन को आप एक बार सोच देखो, वहाँ पे स्प्रिंग का कंस्ट्रेंट याद है आपको? बताया था कुछ चीजें मैंने स्प्रिंग कंस्ट्रेंट में। हाँ एक सर। ब्लॉक को खींचे तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आया। हाँ सर। ठीक है, वो वाला पोर्शन को एक बार देखो। उसके बाद टॉर्क कैसे लिखते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को देखो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट कैसे लिखते हैं, उस चीज को देखो। तो आपको नेक्स्ट क्लास में चीजें बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार रिवाइज करो कि किसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो सब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर टफ लगने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि पुराने चैप्टर्स भूल गए। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं आज हम लोग। और किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक।